आदमी अगर कल से दो शराबी आपस में बात कर रहे हो तो क्या उनकी बातचीत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी? और उपयोग नहीं हो रहा बल्कि दुरुपयोग किया जा रहा है एसओजी को। और मजे की बात है, बेशर्मी से लोग ये कह रहे हैं, मंत्री तक ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वे निष्पक्ष काम कर रही है, चल रही है। आपको ध्यान होगा कि लोकसभा में भी 5 सांसदों को खरीदा गया था और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था, और साथ में उसमें षड्यंत्र करने में अमर सिंह को गिरफ्तार भी होना पड़ा था कि उन्होंने पैसे देकर सांसदों को खरीदा था। ये एफआईआर देशद्रोह की धारा में दर्ज की गई है। देशद्रोह की धारा वो है जिसके लिए आजादी से पहले कांग्रेस का ये कहना था कि इस धारा को स्वतंत्रता के बाद हटा दिया जाएगा। नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में जो बड़ा उठापटक है, आज उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट ए.के. जैन मौजूद हैं। जैन साहब, बड़ा उठापटक चल रहा है, इस बीच में एक एसओजी में एफआईआर दर्ज हो रही है, क्या कुछ है उस एफआईआर के अंदर? देखिए, जो एफआईआर मैंने देखी है, मुझे तो उस एफआईआर को पढ़कर ताज्जुब हुआ कि एसओजी जैसी संस्था जिसे सीबीआई के समकक्ष स्टेट के लेवल पर माना जाता है, वो स्वयं ही इतनी घटिया एफआईआर दर्ज कर सकती है। एक पुलिस थाने में भी इस तरह की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ये एफआईआर देशद्रोह की धारा में दर्ज की गई है। देशद्रोह की धारा वो है जिसके लिए आज़ादी से पहले कांग्रेस का ये कहना था कि इस धारा को स्वतंत्रता के बाद हटा दिया जाएगा। किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री को बदलना या उस सरकार को गिराकर उसी तंत्र में दूसरी सरकार लाना किसी भी दृष्टि से धारा 124A का अपराध नहीं बनता है। धारा 124A का अपराध तब बनता है जब जिस तंत्र से, जिस संविधान के तहत वो सरकार बनती है, उसको मुख्य रूप से वायलेंस द्वारा उखाड़ फेंका जाए, अर्थात चुनी हुई सरकार को जैसे वायलेंस से हटाया जाए या पार्लियामेंट्री फॉर्म को बदल के जबरदस्ती दूसरा फॉर्म या कम्युनिस्ट फॉर्म लाने की कोशिश की जाए, तब धारा 124A की अपराध बनता है। या ये कहा जाए कि इस सरकार के आदेशों को मत मानो, इस सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दो। यदि 124A में अपराध दर्ज किया गया तो इसका क्या मतलब है कि जो भी विधायक या मंत्री जिनके नाम इसमें आ रहे हैं वो सब देशद्रोही हो गए। और यदि वो देशद्रोही हो गए तो क्या इस देश में या इस व्यवस्था में इस तरीके से रहने का उनको अधिकार है? ये एफआईआर सिर्फ एक रद्दी कागज का टुकड़ा है जो जिस दिन न्यायालय में जाएगी इसकी धज्जियां उड़ जाएगी। मुझे तो ताज्जुब है कि अब तक एफआईआर दर्ज करने वालों के विरुद्ध फर्जी या कानून के विपरीत एफआईआर दर्ज करने का धारा 166 भारतीय दंड संहिता का अपराध क्यों नहीं दर्ज करवाया गया है? बात इसमें आ रही है कि साजिश की गई, उन लोगों के फोन टेप किए गए, तो देशद्रोह की धारा तो लगा दी, लेकिन 120B भी तो लगी हुई है। देखिए, 120B अपने आप में कोई अपराध नहीं है। 120 ये है कि देशद्रोह में षड्यंत्र करके शामिल हुए, वो एक षड्यंत्र का धारा है। 120 अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट अपराध इस तरीके से नहीं है। अगर कोई हत्या होती है और उसमें भी षड्यंत्र होता है तो उसमें भी 120B लगती है। मामूली मारपीट होती है और उसमें भी षड्यंत्र होता है तो उसमें भी 120B साथ लगती है। अपराध जो है वो 124A लगाया गया है और देशद्रोह का षड्यंत्र करने का अपराध लगाया गया है। तो इसका मतलब तो राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया और यहाँ तक कि केंद्र सरकार के मंत्री तक भी देशद्रोही हो गए। इतनी ज़्यादा बड़ी मजाक, इतनी भद्दी मजाक मैंने अपने लीगल कैरियर में कभी नहीं देखी कि एक सरकार इस तरीके से, एक बड़ी संस्था स्वयं 124A का अपराध इस तरीके से कैसे दर्ज कर सकती है। क्या ये अगर सिद्ध कर पाए, क्योंकि पहले तो आप कह रहे हैं कि अपने आप ही क्लैश हो जाएगी, लेकिन अगर ये सिद्ध कर पाए तो फिर तो जिन जिन के नाम, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और उप मुख्यमंत्री दोनों को नोटिस देके उनको भी बुलाया गया। 160 के तहत नोटिस दिलाना कर बुलाना भी अपने आप में एक अजीब सी बात है। मुख्यमंत्री 70 साल के हैं। कानून के अनुसार 65 वर्ष के से बड़े व्यक्ति को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता, उसके घर जाकर ही पूछताछ करनी पड़ती है। और एसओजी जिन लोगों को नोटिस दिया है वो 65 साल से ऊपर है। दूसरा, 160 दंड प्रक्रिया संहिता में सिर्फ
अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही बुलाया जा सकता है। उसमें आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप मानते हैं कि उनको उस अपराध के बारे में कोई जानकारी है। ऐसा कोई हवाला 160 के नोटिस में नहीं दिया गया है और 160 का नोटिस अपने आप में गैर कानूनी है। इन सब लोगों से अगर पूछताछ करनी थी तो इनके घर जाके करनी थी और उससे पहले उनको ये बताना चाहिए था कि हम क्यों मानते हैं कि आपको इस मामले में कोई ना कोई जानकारी होगी। पूरे विवरण उनको दिया जाना आवश्यकता। ये सिर्फ खुला दुरुपयोग है सत्ता का और इससे अधिक कुछ नहीं है। जहां तक 124A की बात है, अरुण जेटली पर भी 124A में मुकदमा दर्ज किया गया था उत्तर प्रदेश में। इंदिरा दास का एक फेमस केस है और उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको क्वेश करते हुए कहा था कि सरकार का विरोध करना, सरकार बदलने का प्रयास करना, सरकार की आलोचना करना वैधानिक तरीका से, जो हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से, या जो खरीदना या वो उसमें 124A नहीं बनता। यदि कोई लेन देन या पैसे देकर किसी को करप्ट किया जा रहा है तो ये भ्रष्टाचार का मामला बनता है या छल का मामला बनता है, जिसके लिए अलग से मामले में जांच चल रही है। आपको ध्यान होगा कि लोकसभा में भी 5 सांसदों को खरीदा गया था और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था और साथ में उसमें षड्यंत्र करने में अमर सिंह को गिरफ्तार भी होना पड़ा था कि उन्होंने पैसे देकर सांसदों को खरीदा था। वो भ्रष्टाचार का मामला था, वहां देशद्रोह नहीं लगा था। यहाँ एक तमाशा हो रहा है और एसओजी ने इस तरीके से अपने आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मतलब कुल मिला के मान के चलें कि सत्ता का पूरा उपयोग अब एसओजी पे भी होने लगा है। उपयोग नहीं हो रहा बल्कि दुरुपयोग किया जा रहा है एसओजी को। और मजे की बात है, बेशर्मी से लोग ये कह रहे हैं, मंत्री तक ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वे निष्पक्ष काम कर रही हैं। खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, 160 की धज्जियां उड़ रही हैं। एफआईआर के प्रोविजंस की एफआईआर तब दर्ज की जाती है जब प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय मामला बनता। प्रथम दृष्टया देशद्रोह का मामला इस एफआईआर के पढ़ने से कैसे बनता है, ये विधि का प्रथम वर्ष का छात्र है वो भी कह सकता है कि भाई ये देशद्रोह तो कहीं बनता ही नहीं है आज तक जितने भी जजमेंट आए। और एसओजी जैसी संस्था उसमें देशद्रोह का मुकदमा अपने आप दर्ज कर रही है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कानून का मजाक होना संभव नहीं है। बिल्कुल, वहाँ के ही एक सीआई जो है उन्होंने ये मुकदमा खुद ने दर्ज कराया। निश्चित रूप से कि उन्होंने 100 मोटो दर्ज किया है, 100 मोटो पुलिस दर्ज कर सकती है, परंतु उस अपराध के सारे इंग्रेडिएंट्स तो उसमें मौजूद होने चाहिए। देशद्रोह कोई मामूली अपराध नहीं है। हर किसी आदमी को, किसी एक अपराधी को, एक हत्या के अपराधी को भी आप देशद्रोही नहीं कह सकते। और यहां पर इसलिए कि कुछ एमएलए को पैसे देकर सरकार मंत्री, सरकार भी नहीं है, सरकार तो गवर्नर में नीत करती है और गवर्नर की एड के लिए मंत्रिमंडल होता है। एक मंत्रिमंडल बदलने की कोशिश की जा रही है, उसको देशद्रोह बना ही नहीं जा सकता। और 124 की डेफिनेशन में वो आता ही नहीं, क्योंकि सरकार बदलने की कोशिश। लेकिन वकील साहब, एक बात इसमें हम जानना चाहेंगे, ये देशद्रोह की मामला तो नहीं है लेकिन भ्रष्टाचार की श्रेणी में तो आएगा कि, हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है कि पैसे दिए कि नहीं दिए, या देने थे या नहीं देने थे, लेकिन भ्रष्टाचार की देखिए, पैसे लेन देन कर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का अपराध आएगा। और जो आईपीसी में 163-64 जो धाराएं हैं कि वो उनको अगर आएगा कि पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि जो एमएलएज हैं वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं, कि उनको करप्ट होकर पैसे के माध्यम से खरीद फरोख्त करना, इलीगल मीन से वोट देने के लिए उत्प्रेरित करना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का अपराध है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अपराध है, जिसमें एसीबी को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पैसे का लेन देन साबित हो जाता है वो जांच करें, और पैसे का लेन देन या इवन पैसे की डिमांड या ऑफर भी साबित हो जाता है तो ये धारा 7 और 8 भ्रष्टाचार अधिनियम के अधीन अपराध बनेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया एफआईआर को देख के तो ये लग रहा है कि 2 लोग फोन पे जो बात कर रहे थे कि ऐसे अपन सरकार गिरा देंगे, उसी आधार पे मुकदमा दर्ज कर लिया। यही तो मैं कह रहा हूं, किसी भी दृष्टि से ये प्रथम दृष्टिया मामला, क्योंकि 2 आदमी अगर कल से 2 शराबी आपस में बात कर रहे हो तो क्या उनकी बातचीत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी? और अब एसओजी का अगर जो कॉल लॉग होता है, इनका रिकॉर्ड लॉग है, वो निकाल के देखा जाए तो इतनी सैकड़ों बार इनके इस तरह की बातें उसमें दर्ज होती है जिसमें कभी मुकदमा, क्योंकि इससे कोई अपराध के इंग्रेडिएंट्स साबित होने चाहिए कि भाई फलाने आदमी ने फलाने को पैसे देकर खरीदा, तो भी देशद्रोह का नहीं बनता, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम का अपराध वो बनता।
जी बिल्कुल, ये थे सीनियर एडवोकेट ए.के. जैन जो बता रहे थे कि एसओजी में जो ये मामला दर्ज हुआ है, ये जिन धाराओं में दर्ज हुआ है वो धाराएं शायद एसओजी को पहले एक बार जांच परख लेनी चाहिए थी, क्योंकि देशद्रोह के मामले में धाराएं दर्ज कर ली है, जबकि ये मुकदमा देशद्रोह में नहीं बनता है। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल होगा कि सरकार में जो सत्ता परिवर्तन की जो बातें चल रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त की बातें जो चल रही है, उन पे विराम लग गया या वो बरकरार रहेगी, ये अभी आने वाले समय में ही पता चल सकेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट के जो बीच विवाद है वो अब बढ़ता जा रहा है और केंद्रीय आलाकमान ही उसमें हस्तक्षेप करके इसको खत्म कर पाएगा। नमस्कार।